Hello guys, welcome to digital learning platform Smart Study by Akibar Hamdan. Guys, today we will discuss about international Fisher effect. What is Fisher effect? A Fisher effect is the concept of international parity relationship. Our subject is international finance, GTU MBA semester 4. The first module is covered by MNC companies, globalization, balance of payment and international parity relationship. One of the most important topic in the international parity relationship is Fisher effect. So what is Fisher effect? One of the best economists describe the relationship of inflation rate, country's real rate and country's nominal rate, which called as Fisher effect. So let's discuss about his definition. The Fisher effect is an economist theory created by economist Irving Fisher that describes the relationship between inflation and both real and nominal interest rates. Also, the Fisher effect states that the real interest rate is equal to the nominal interest rates minus inflation rate. So, according to Irving Fisher, we can say that Fisher effect is a relationship between real interest rate, nominal interest rate and inflation rate. So, हमने क्या देखा इस डेफिनेशन से? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक अच्छे से एग्जाम्पल से ये कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल मेरा एक दोस्त ए है, मैंने एक दोस्त से 1000 रुपीज लोन पे लिए, क्रेडिट लिए. अब वो 1000 रुपीज से मैंने एक साल तक यूज किए और मैं उसको बदले में एक साल बाद उसको 1100 रुपीज दे रहा हूँ. मतलब मैं उसको 10% रुपीज इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ. ठीक है. अब वो मेरा हो गया उसके नाम पे नॉमिनल रेट जो मैं उससे वो ले रहा है. अब मान लो इन्फ्लेशन रेट भी तो बढ़ेगा एक साल बाद. आज जो चीज उसको 1000 की मिल रही है वो एक साल बाद उसको 1100 को मिलेगी. तो वही चीज अगर ये मेरा दोस्त ए बाय करेगा तो उसको आज के रेट में जो चीज मिल रही है 1000 रुपीज की वो उसको एक साल बाद 1100 को मिलेगा. तो उसका तो कुछ प्रॉफिट हुआ ही नहीं. उसने मुझे आज 1000 दिए, मैं उसको एक साल बाद 1100 रुपये दे रहा हूँ और वही 1100 रुपये के वही 1100 रुपये से वो क्या करेगा, बाय करेगा कोई भी उसकी चीज होगी जो 1000 में एक साल पहले मिल रही थी. तो बात ये है तो उसको कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ. तो अब करना क्या है? अब वो अभी से कैलकुलेशन लगाएगा कि भाई मैं आकिब से कितने परसेंटेज लूंगा, इंटरेस्ट लूंगा. तो वो ये करेगा, नॉमिनल रेट भी फाइंड आउट करेगा और इन्फ्लेशन रेट फाइंड आउट करेगा. अब वो सोचेगा कि भाई इन्फ्लेशन रेट आज से मतलब 10% में गिन लूं तो एक साल बाद 10% तो मुझे इन्फ्लेशन रेट ही निकालना है उसे. उसके बाद वो क्या करेगा, अपना खुद का रेट लगाएगा जो जिसको हम बोलेंगे रियल रेट. अब इन्फ्लेशन रेट और रियल रेट वो दोनों का प्लस होगा तो हमको क्या मिलेगा, नॉमिनल मिलेगा. अब वो जो पर्सन ए है वो क्या सोचेगा, मुझे आकिब से 5% लेने हैं एक साल बाद. तब अब क्या होगा, 1000 रुपीज उसका 15% मुझसे वो लेगा, मतलब के 150 रुपये मुझसे ज्यादा लेगा. अब मैं उसको एक साल बाद क्या दूंगा, 1150 रुपये दूंगा. क्यों 1150 रुपये? तो वो 1000 में से 100 रुपीज तो उसका इन्फ्लेशन रेट लग गया. अब बाकी के जो बचे 50 रुपये मतलब 5% वो उसका प्रॉफिट हुआ. अब सिचुएशन बराबर हुई. तो यहाँ पर जो इन्फ्लेशन रेट की जो इफेक्ट हमारे इंटरेस्ट रेट पे आ रही है वो हमारे लिए फिशर इफेक्ट है. अब उसको हमें कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है. चलो हम देखते हैं इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम देखते हैं, उससे हमको ज्यादा आइडिया आएंगे. अब फिशर इफेक्ट की ये डेफिनेशन के हिसाब से एक फॉर्मूला बन सकती है जो फॉर्मूला मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझा रहा हूं. अब फॉर्मूला हम लोग पहले समझेंगे और उसके बाद हम उसके सम सोल्व करेंगे. What is the Fisher effect? The Fisher effect describes the relationship between the inflation rate and the nominal interest rate.
Suppose your grandma lends you $100 at an interest rate of 10%. That's right, this grandma has an interest rate. But suppose also that over the year, the inflation rate is 10%. So at the end of the year, you pay your grandma back $110. That looks pretty good on paper, but during that year, money has become less valuable. Due to inflation, what used to cost $100 now costs $110. So what's your grandma's real return? 0. More generally, we can write that the real interest rate is equal to the nominal rate, the rate charged on paper, minus the inflation rate. Inflation reduces the real return on a loan. So, if grandma expected the inflation rate to be 10%, then in order to get a real return of 5%, she must charge you a nominal interest rate of 15%. Now, you may think grandma's cold for charging you a 15% interest rate, but she isn't alone in this behavior. Everyone does it, and it's called the Fisher effect, named after the great American economist Irving Fisher. The Fisher effect observes that nominal interest rates will rise with expected inflation rates. We can see the Fisher effect in this data from the United States. Notice, for example, how interest rates and inflation rates were low in the 1960s, but as inflation increased, so did interest rates. Interest rates reached a peak of almost 20% when inflation hit 15% per year. Since that time, inflation has fallen, and so have interest rates. So to recap, the Fisher effect describes how interest rates and expected inflation rates move in tandem. सो फिशर इफेक्ट से हमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये मिली, रियल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन रेट। अब उस हिसाब से अगर हम फॉर्मूला क्रिएट करें तो फॉर्मूला ये होगी, ब्रैकेट में 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ होम कंट्री डिवाइड बाय 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ फॉरेन कंट्री इज इक्वल टू 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट ऑफ होम कंट्री डिवाइड बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट ऑफ फॉरेन कंट्री। अब चारों में से आपको कोई एक चीज नहीं दी होगी और तीन चीज आपको पूछ लेंगे एक क्वेश्चन में, तीन चीज आपको क्वेश्चन में दे दी होगी, एक चीज आपको नहीं दी होगी। आपको फिशर इफेक्ट की फॉर्मूला से आपको फाइंड आउट करना है, बस ये इतना इजी सम रहता है। अब ये सम अगर आप देखो तो परचेसिंग पावर पेरिटी की तरह ही है, बस सेम सम है, थोड़ा बहुत चेंजेस है बस। जहां पर अगर आप उसको इन्फ्लेशन रेट डिफरेंशिएशन बिटवीन टू कंट्री, अगर आपको ऐसा पूछा है डिफरेंशिएशन इन्फ्लेशन रेट डिफरेंशिएशन क्या है दो कंट्री के बीच में, तो वो आपको कैसे फाइंड आउट करना है, 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट ऑफ होम कंट्री डिवाइड बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट ऑफ फॉरेन कंट्री माइनस 1 इनटू 100, जो आंसर आएगा वो आपका दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन है। मान लो कि आज फॉर यूएस जो है वो होम कंट्री और यूके जो है वो फॉरेन कंट्री है। यूएस का इन्फ्लेशन रेट 3 है और यूके का इन्फ्लेशन रेट 2 है, तो अब क्या होगा, 1 प्लस 0.03 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.02, उसका जो भी आंसर आएगा उसको 1 में से माइनस करेंगे, उसमें से -1 करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो इतना परसेंट दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन है वो हमें पता चलेगा। चलो हम इसको ये सब चीज जो है प्रैक्टिकल सी वो एक एग्जांपल से हम समझते हैं। ये क्वेश्चन अपकमिंग जीटीयू एमबीए एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ABC Corporation have information of UK and USA. उसके पास कुछ इंफॉर्मेशन है। इन्फ्लेशन रेट इन यूएसए इज 3%। करंट स्पॉट रेट इज 1 पाउंड इज इक्वल टू $2, मतलब डॉलर जो है वो पाउंड से आधा है, मतलब के पाउंड एक के सामने डॉलर हमारे पास 2 आ जाते हैं, मतलब डॉलर की वैल्यू कम है। रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट इन यूके इज 9% while in USA is 7%. Find the expected future spot rate after 1 year for USA dollar in UK. अब हमें यूएसए डॉलर के लिए यूके के अंदर हमको स्पॉट रेट फाइंड आउट करना है, फ्यूचर स्पॉट रेट। अब आपको लगेगा कि फ्यूचर स्पॉट रेट तो परचेसिंग पावर पेरिटी के हिसाब से फाइंड आउट होती है,
लेकिन यहाँ पर तो हमको दिया हुआ है सम फिशर इफेक्ट के अंदर, तो अब क्या करेंगे हम? परचेसिंग पावर पेरिटी के अंदर हमको इन्फ्लेशन रेट चाहिए दोनों कंट्री का, ठीक है। यहाँ इस क्वेश्चन में हमें इन्फ्लेशन रेट सिर्फ एक कंट्री का ही दिया हुआ है। सो हम दूसरे कंट्री का इन्फ्लेशन रेट हमको फाइंड आउट करना है, और यहाँ पर एडिशन में एडिशनली रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट दोनों कंट्री का दिया हुआ है, मतलब दोनों कंट्री का इंटरेस्ट रेट हमको दिया हुआ है। तो हम दोनों कंट्री का इंटरेस्ट रेट और एक कंट्री का इन्फ्लेशन रेट की मदद से हम क्या कर सकते हैं, दोनों कंट्री के दूसरे कंट्री का हम इन्फ्लेशन रेट फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हम फिशर इफेक्ट की फॉर्मूला से ये फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, टू फाइंड आउट फ्यूचर स्पॉट रेट वी नीड टू यूज पीपीपी फॉर्मूला, बट फॉर दैट वी मस्ट हैव इन्फ्लेशन रेट ऑफ बोथ कंट्री। लेकिन हमारे पास तो एक कंट्री का ही है, हमें दो कंट्री का इन्फ्लेशन रेट चाहिए। तो हमारे पास क्या रास्ता है अभी, फ्रॉम द फिशर्स फॉर्मूला वी कैन फाइंड आउट इन्फ्लेशन रेट ऑफ यूके। हमारे पास यूके का इन्फ्लेशन रेट नहीं है, तो हम यूके का इन्फ्लेशन रेट फाइंड आउट कर सकते हैं फिशर इफेक्ट की मदद से। तो फिशर की फॉर्मूला में अगर हम पुट करते हैं, वैल्यूएशन पुट करते हैं, तो अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि होम कंट्री कौन सा ले और फॉरेन कंट्री कौन सा ले। तो जो कंट्री की करेंसी की वैल्यूएशन डाउन है, कम है, वो कंट्री को हमें लेना है होम कंट्री। यहाँ पर होम कंट्री कौन होगा, यूएसए होगा। क्यों कि यूएसए की वैल्यूएशन डाउन है और यूके की वैल्यूएशन करेंसी वैल्यूएशन ज्यादा है। एक पाउंड के सामने यूएस डॉलर 2 मिल रहे हैं, इसलिए यूएसए की करेंसी वैल्यूएशन पाउंड के सामने कम है। तो अभी हम क्या करेंगे, होम कंट्री का इन्फ्लेशन रेट क्या होगा, यूएसए का इन्फ्लेशन रेट 3% है। होम कंट्री का इंटरेस्ट रेट क्या होगा, यूएसए का इंटरेस्ट रेट है हमारे पास 7%। तो होम कंट्री का दोनों चीज हमको हम लोगों को मिल गई। अब फॉरेन कंट्री की बात करें तो फॉरेन कंट्री का इंटरेस्ट रेट हमारे पास 9% है, और फॉरेन कंट्री का इन्फ्लेशन रेट हमको फाइंड आउट करना है, मतलब कि यूके का इन्फ्लेशन रेट हमको फाइंड आउट करना है। तो अगर हम फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.9816 is equal to 1.03 divided by 1 plus inflation rate of foreign country. नाउ फॉर्मूलाज को सोल्व करते करते हमें आई एफ क्या मिलेगा, इन्फ्लेशन रेट ऑफ फॉरेन कंट्री क्या मिलेगा, 4.93%, जो क्या होगा, यूके का इन्फ्लेशन रेट होगा। अब हमें इन्होंने क्या पूछा है, फ्यूचर एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट हमको फाइंड आउट करने को पूछा है। तो फ्यूचर एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट जो है वो हमें परचेसिंग पावर पेरिटी के हिसाब से मिलेगा, उसकी फॉर्मूला से मिलेगा। तो वो फॉर्मूला से अगर हमें चलना है तो हमारे पास क्या है ऑप्शन, हमें क्या क्या चाहिए, परचेसिंग पावर पेरिटी की फॉर्मूला के हिसाब से E0 चाहिए, मतलब कि करंट स्पॉट रेट चाहिए, जो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, एक पाउंड इज इक्वल टू $2, मतलब 2 होगा करंट स्पॉट रेट। अब इन्फ्लेशन रेट ऑफ होम कंट्री हमको ऑलरेडी दिया हुआ है 3%, और इन्फ्लेशन रेट ऑफ फॉरेन कंट्री जो हम लोगों ने अभी फाइंड आउट किया। तो बस यही फॉर्मूला हमें पुट करनी है, यही वैल्यू हमें फॉर्मूला में पुट करनी है, और हमारे पास आंसर आ जाएगा। नाउ वी कैन सी दैट एक्सपेक्टेड रेट आफ्टर 1 ईयर, t इज इक्वल टू 1 ईयर अभी हम यहाँ पर लेंगे क्वेश्चन के हिसाब से, तो ई टी इज इक्वल टू 1.96 होगा, मतलब कि एक पाउंड के सामने एक साल के बाद $1.96 आएगा। अभी कितना आ रहा है, $2 आ रहा है, एक पाउंड के सामने $2 आ रहा है। एक साल बाद एक पाउंड के सामने डॉलर कितना आएगा, 1.96 आएगा, मतलब डॉलर की वैल्यू स्ट्रॉन्ग होगी एज कंपेयर टू पाउंड। अब डॉलर की वैल्यू क्यों स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि डॉलर का इन्फ्लेशन रेट 3% है ओनली, और पाउंड का इन्फ्लेशन रेट क्या है, ब्रिटेन का इन्फ्लेशन, यूके का इन्फ्लेशन रेट क्या है, 4.96% है। तो वो हिसाब से क्या होगा, पाउंड की वैल्यू जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा वो थोड़ी डाउन होती जाएगी इन्फ्लेशन रेट की वजह से। तो हमें यहाँ क्या पता चला कि इन्फ्लेशन रेट और वैल्यूएशन, करेंसी वैल्यूएशन दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। सो इस तरह से हमको क्वेश्चन पूछेंगे और हमको इस तरह से आंसर देना है, सिंपलेस्ट क्वेश्चन और 6 मार्क्स हमारे। Now the next sum is, if exchange rate at the end of 2004-5 is 43.91 Indian rupees to US dollar, and if the rate of inflation in India and USA during 2005-6 is respectively 7% and 4%, then find out inflation rate differential between the two countries and the exchange rate at the end of 2005-6. So they given us 43.91 rupees per US dollar. It means
by $1 we can get 43.91 इंडियन रुपीस। मतलब इंडियन रुपीस की वैल्यू 43.91 है यूएस डॉलर के सामने। ठीक है, वो हमको स्पॉट रेट दिया हुआ है, हमें दोनों कंट्री का इन्फ्लेशन रेट भी दिया हुआ है। ठीक है, तो सेकंड जो क्वेश्चन दिया हुआ है द एक्सचेंज रेट एट द एंड ऑफ 2005-6, वो तो बहुत इजी है हमारे लिए, परचेसिंग पावर पैरिटी की फॉर्मूला से हम फाइंड आउट कर देंगे। तो अगर आपको ये क्वेश्चन में आंसर 1 नहीं आ रहा है, नहीं आता है, तो कोई बात नहीं है। अगर आंसर 2 आता है तो आपके 3 मार्क्स तो है ही। अगर आंसर 2 का आंसर 1 से कोई लेना देना नहीं है, तो आप कोई एक आंसर दे रहे हो तो भी आपका सही है, और 2 आंसर दे रहे हो तो आपका मार्क्स कहीं से कट नहीं होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन्फ्लेशन रेट डिफरेंशियल बिटवीन द टू कंट्रीज। तो हम लोगों ने पहले ही स्लाइड में देख लिया इन्फ्लेशन रेट डिफरेंशियल बिटवीन टू कंट्रीज का फॉर्मूला। तो अभी यहाँ क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अस चेक व्हाट इन्फॉर्मेशन वी हैव। हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, तो हमारे पास E0 है 43.91 स्पॉट रेट दिया हुआ है। होम कंट्री, अब ऑब्वियसली बात है, इंडिया की करेंसी डाउन है तो होम कंट्री में इंडिया को ही लेंगे। तो 43 जो इंडिया की करेंसी है उस हिसाब से इंडियन इन्फ्लेशन रेट होगा 0.07 और इन्फ्लेशन रेट ऑफ फॉरेन कंट्री होगा 0.04। नाउ formula for inflation rate differential between the two countries is 1 plus 0.07 divided by 1 plus 0.04 minus 1 into 100। तो वो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.0288 माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.0288 और इसका मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2.88%। So we have 2.88% of inflation differentiation between two countries, India and USA। So हमें यहाँ पर ये पता चल रहा है कि यूएसए और इंडिया के बीच में इन्फ्लेशन रेट डिफरेंशियल कितना है, 2.88% है। या तो फिर यूएसए का इन्फ्लेशन रेट है इंडिया से 2.88% डाउन है, या आप ऐसे बोल सकते हो, रिवर्स बोल सकते हो, इंडिया का इन्फ्लेशन रेट 2.88% यूएसए से ज्यादा है। ठीक है, अब वो हमें मिल गया आंसर 2.88%। अब हमें सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा था, फ्यूचर एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट हमें पूछा था। तो क्या होगा, नाउ लेट्स फाइंड आउट द फ्यूचर एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट एज पर द परचेसिंग पावर पेरिटी। हमें वो परचेसिंग पावर पेरिटी से इजीली फाइंड कर सकते हैं हम उसे। तो ET is equal to E0 means is spot rate into bracket 1 plus inflation rate of home country divided by 1 plus inflation rate of foreign country। सो हमारे पास E0 कितना है, 43.91 है, और जो हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ET कितना आएगा, 45.18%। सो द फ्यूचर एक्सचेंज रेट वुड बी 45.18 रुपीज, 45.18 रुपीज पर डॉलर। अब आज से एक साल पहले क्या था, 43.91 था, अभी कितना है, 45.18 है। मतलब कि इंडिया की वैल्यूएशन जो और भी डाउन हो गई, इंडिया की करेंसी की वैल्यूएशन और भी डाउन हो गई डॉलर के सामने। पहले $1 से सिर्फ 43.91 रुपीज मिलते थे, अब $1 से 45.18 रुपीज इंडियन रुपीज मिल रहे हैं। मतलब ये क्यों प्राइस इंडिया की मतलब करेंसी की वैल्यूएशन डाउन हुई, क्योंकि इंडिया का इन्फ्लेशन रेट 7% था, जहां यूएसए का इन्फ्लेशन रेट 4% था, वो हिसाब से हमें यहाँ पर लॉस हुआ। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है और उसका आंसर भी इसी है। So thank you guys. We have discussed two sums. If you have any query about any doubt in these two sums or any theory, you can contact me through mail or you can comment me in my YouTube video.